Greetings to all my dear students. Welcome to the YouTube channel Laughing Souls. आज इस सेशन में हम कवर करेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री बुक के लेसन 5 Footprints Without Feet. In this session, first we'll be talking about the author and the lesson, that is the story. And after that, the word meanings, the summary will be there, which I'll be explaining in Hindi as well as English, as some of my students have requested कि अब आप हिंदी में भी समझाइए, हमें अच्छा समझ में आएगा. So no problem, I'll be doing that. And then I will also be giving you the question answers, the answers to the textbook questions, and about the characters. I'll be speaking about characters, the main lead characters also. And I'm sure after this session you will be able to answer any of the questions which comes either based on the value of the chapter or on the characters or the textbook or the extract. So children, अगर बात करते हैं हम ऑथर की, H.G. Wells हैं. Herbert George Wells. He was born on 21st September 1866 in Bromley, United Kingdom. He was an English writer. बहुत ही prolific रहे हैं अपने genre में. इन्होंने कई शैलियों में अपना काम किया है. He has written dozens of novels. नॉवल के नाम पे मैं आपको बता दूं, ये जो स्टोरी है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी इनकी एक नॉवल का छोटा सा हिस्सा है. वो नॉवल थी इनकी द इनविजिबल मैन, एंड इट्स अ साइंस फिक्शन और बहुत ही सक्सेसफुल हुई थी. अब इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज भी लिखी हैं, इन्होंने सोशल कमेंट्री भी किया है, सटायर भी किया है, बायोग्राफी भी लिखी है और ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है. इसके अलावा इन्होंने 2 बुक्स ऑन रिक्रिएशनल वॉर गेम्स पे भी लिखा है. तो बहुत ही वाइड का एरिया रहा है काम का. एंड इनको सबसे ज्यादा हम इनके साइंस फिक्शन के लिए ही याद करते हैं. अब इनकी ये जो नॉवल थी द इनविजिबल मैन, ये उस टाइम लिखी थी इन्होंने, ऑलमोस्ट 100 इयर्स बैक, और इतना ज्यादा पॉपुलर हुई है ये कि इसके ऊपर हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों में ही बहुत सारे मूवीज बनी हैं इससे इंस्पायर होके. कुछ मूवीज का अगर मैं आपको नाम बताऊं, द इनविजिबल मैन जो 58 में आई, वापस से इनविजिबल मैन के नाम से 75 में आई है, जेमिनी मैन, देन इनविजिबल मैन अगेन इन द ईयर 1984. तो ये बार बार इसको बनाया गया है. हेनरी डेंजर के नाम से 2016 में आई है. और बॉलीवुड की बात करें तो इससे इंस्पायर्ड एक मूवी मुझे याद आती है, मिस्टर इंडिया. अब इस जो स्टोरी है उसकी थीम क्या है, इस जो आपके पर्टिकुलर पोर्शन ले रखा है उसका थीम क्या है. अब इसमें ऐसा होता है, द स्टोरी इज अबाउट अ साइंटिस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, he runs away to a remote village. However, he runs out of money and resolves robbery using his advantage of invisibility. ये एक साइंटिस्ट होता है, बहुत ही ब्रिलियंट होता है, लेकिन ये लॉयस होता है. ये बिल्कुल भी कानून को नहीं मानता है. इनफैक्ट क्रिमिनल बेंड ऑफ माइंड होता है इसका. इतनी बड़ी डिस्कवरी करता है ये, अदृश्य होने का, शरीर को किस तरीके से इनविजिबल कर लेता है ये, और फिर उसकी आड़ में ये कैसे क्राइम करता है, पैसों के लिए लूट करता है, लोगों को मारता है, और अल्टीमेटली इस स्टोरी में तो ये अपने आप को बचा के निकल जाता है. लेकिन अगर आपको समय मिले तो आप इसका कंप्लीट नॉवेल पढ़िए. बहुत अच्छी नॉवेल लिखी है, साइंस फिक्शन. यू मस्ट रीड इट चिल्ड्रन. चलिए अब हम आगे बात करेंगे समरी की. लेट्स रीड द, आप जो समरी है इसकी, आई एम रीडिंग इट एंड एक्सप्लेनिंग इट इन हिंदी एंड इंग्लिश. दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन. He had been finding ways that could make a man invisible. He gets success in his experiment and develops a formula with which he can become invisible but can be touched and felt physically. तो ये एक जो स्टोरी है, ये जो कहानी है, ये एक नॉवल का एक हिस्सा है. द इनविजिबल मैन एक नॉवल है बड़ी, उसका एक छोटा हिस्सा है, और ये अपने आप में एक कंप्लीट कहानी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. इसमें ये एक साइंटिस्ट के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन होता है, जो लगातार बहुत समय से एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसकी वजह से जिससे आदमी जो है वो अदृश्य हो जाए, इनविजिबल हो जाए, और अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिल जाता है अपने एक्सपेरिमेंट में. वो एक ऐसा फॉर्मूला बना लेता है, ऐसा ड्रग बना लेता है कि जिसको लेकर वो विजिबल हो जाता है, पर उसको छुआ जा सकता है और फिजिकली उसको फील किया जा सकता है.
उसकी बॉडी इनविजिबल होगी लेकिन उसके ऊपर पहने हुए कपड़े वगैरह जो एक्सेसरीज हैं वो नहीं होते हैं। Griffin gulps the drug and becomes invisible. He accidentally steps in mud and is first seen by two boys who follow his footprints till it becomes faint. अब ग्रिफिन जो है वो अपना जो मकान होता है, जो उसको रोक टोक कर रहा है, जिसको उसका रहन सहन का तरीका पसंद नहीं आता, जो सस्पिशियस होता है कि ये क्या करता रहता है आदमी, इतना अजीब सा है, और वो उसको अपने मकान से निकाल चाहता है। तो ग्रिफिन ने जब एक बार ये बना लिया जिसको पी के वो अदृश्य हो जाता है, तो उसने अदृश्य होके उस मकान मालिक घर को वो आग लगा देता है और अपने कपड़े उतार के भागता है। लेकिन भागते भागते वो एक्सीडेंटली कीचड़ में उसके पांव पड़ जाते हैं और जब वो चलने लगता है कीचड़ से निकल के तो उसके फुटप्रिंट्स हैं, जो कि आपकी स्टोरी का नाम भी है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो पांव नजर नहीं आते, पैर नहीं दिखते हैं दो लड़कों को, पर उन दो लड़कों जो वहां होते हैं उसके जो चिन्ह होते हैं, जो फुटप्रिंट्स होते हैं वो दिखने लगते हैं। तो ये दोनों लड़के उसका पीछा करने लगते हैं फुटप्रिंट्स का। लेकिन क्योंकि वो कीचड़ जो है धीरे धीरे मिट्टी जो है वो कम होती जाती है और एकदम गायब हो जाती है, फेंट हो जाते हैं फुटप्रिंट्स, तो इस तरह से वो लड़के भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक दौड़ते हैं, उसके बाद उनको दिखने बंद हो जाते हैं फुटप्रिंट्स, तो वो छोड़ देते हैं। He was walking on roads and was feeling cold, so he enters the big London store to feel warm. अब जो होता है, क्योंकि वो कपड़े उतार के भागा होता है, यही एक तरीका होता है उसको भागने का, इनविजिबल होने का, तो उसको ठंड बहुत लग रही थी क्योंकि वो विंटर का मौसम था और लंदन की ठंड तो बहुत ज्यादा ठंडी होती है। तो वो एक लंदन स्टोर में, एक मॉल में घुस जाता है ताकि वहां पे उसको कुछ गर्माहट मिल सके। आफ्टर द स्टोर शट डाउन, he chose to wear some comfortable garments and eat something. जब वो स्टोर बंद हो जाता है तो वो कुछ कंफर्टेबल कपड़े निकालता है पहनने के लिए और कुछ खाता है ताकि वो वार्म फील कर सके। He initially unpacks a couple of garments and wears them. At that point, from the kitchen of a restaurant, he eats cold meat and some espresso, followed up with sweets and wine taken from the grocery store. अब वो इनविजिबल होने का बहुत फायदा उठाता है, चोरी करता रहता है और वो इस स्टोर में भी घुस जाता है और वहीं पे रहता है। स्टोर बंद हो जाता है, उसके बाद आराम से घूमता है और कुछ डब्बे जो है कपड़ों के उनके खोलता है और वो कंफर्टेबल गर्म कपड़े पहन लेता है। उसके बाद वो वहीं पे एक रेस्टोरेंट के किचन घुसता है, वहां से वो कोल्ड मीट निकालता है और कॉफी लेता है और अपने आप को एंजॉय करता है। और रास्ते में उसके ग्रोसरी शॉप से भी उसने स्वीट वाइन जो थी, जो चुरा ली थी, उसको भी वो खाता है, पीता है और कंफर्टेबल होता है। Later he decides to sleep on a heap of quilts indoors. अब वो थका तो था ही, भागा था, थका था, ठंड थी, अब वो गर्म हो गया, उसने खा भी लिया, अब उसको नींद आने लग गई, तो वहां जो ढेर लगा हुआ था रजाइयों का, क्विल्स था, उसके ऊपर वो जाके सो जाता है, ये सोच के कि वो सुबह सबसे पहले उठ के निकल जाएगा। The next morning, before he wakes up, some store associates see him and start following him. He removes all the clothes instantly to escape and becomes invisible once again. अब पूरी रात तो उसको कंफर्टेबल और कोजी और बहुत सुविधाजनक रहती है, लेकिन उसकी आंख लंबी लगी रहती है, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाता है और जो स्टोर के एसोसिएट होते हैं वो पहुंचते हैं और वो उसको देख के एकदम से चौंक जाते हैं, उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और इस वजह से ग्रिफिन को वापस से वो सारे कंफर्टेबल गर्म कपड़े निकालने पड़ते हैं, फेंकने पड़ते हैं ताकि वो इनविजिबल हो जाए, वरना वो पकड़ में आ जाता और वापस से वो दौड़ के ठंड में बाहर वापस से खुले में सर्दियां पहुंच जाता है। नाउ ही इज वॉन्डरिंग विदाउट क्लोथ्स इन चिली विंटर्स ऑफ लंदन। अब वो ऐसे ही घूम रहा है बाहर बिना कपड़ों की, इतनी जो चुभने वाली ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है उसमें लंदन की सड़कों पे। He then decides to take clothes from a theatrical company as he was sure he will get something there to cover his face too. अब वो सोचता है कि ऐसे मॉल से कपड़े लेके काम नहीं चलेगा क्योंकि उसका फेस और उसकी गर्दन, उसकी हाथों वाथों में हर जगह से वो फिर हॉलो दिखता है, वहां पे वो नजर ही नहीं आता है, तो अजीब सा दिखता है, बिना सिर का आदमी दिखता है, बिना जो उसके हैंड्स होते हैं वो भी दिख रहे होते हैं, पाम्स। तो वो सोचता है कि अब मैं ऐसे कपड़े नहीं लेके मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊंगा और वहां से मुझे पक्का कुछ ना कुछ मिल जाएगा जिससे मेरा फेस भी बढ़ जाएगा। He steals dull glasses, bogus nose and a hat
and some bandages for covering his face. और ऐसा ही होता है, वो चुपचाप से सीढ़ियां चढ़ के ऊपर चला जाता है और वहां पे जाके ढूंढता है तो उसको ग्लासेस मिल जाते हैं, चश्मे भी मिल जाते हैं, एक नकली उसको नाक मिल जाती है जिससे वो चश्मे को अड़ाता है, एक हैट को सिर के ऊपर पहनता है और उसको कुछ पट्टियां बैंडेजेस मिलते हैं जिससे वो अपना फेस को कवर कर लेता है। बाकी का फेस, एक नाक लगा ली, आंखों की जगह उसने चश्मा लगा लिया, तो अब वो फेसलेस या हेडलेस नहीं है। Then he goes to a shopkeeper's place and steals all his money. और जब वो आता है तो वो शॉपकीपर के वहां से सारे पैसे चुरा लेता है। तो इस तरीके से वो गलत फायदा उठाता है अपनी डिस्कवरी का, अपने इन्वेंशन का, और वो अपने कंफर्ट के लिए चोरी भी करने लगता है, क्राइम भी करने लगता है। Soon he realizes London is quite a busy place to live like this, so he thought moving to the Iping village. अब उसको लगता है उसकी हरकतें, उसकी क्राइम की वजह से लंदन जो है वो सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत बिजी है, बहुत क्राउडेड है, वो पकड़ में आ जाएगा। इसे वो सोचता है मैं एक कोई सी छोटे शहर में चला जाता हूँ, और आइपिंग विलेज पे वो जाने के लिए सोचता है। He booked 2 rooms in a hotel in the village and reached there. It is quite unusual for the villagers that an outsider with such a peculiar appearance has come to stay at a hotel throughout winter. अब वो बुकिंग करता है 2 रूम्स की, एक इन में, एक धर्मशाला जो भी है राहगीरों के लिए आराम करने के लिए होटल होता है उस छोटे से विलेज आइपिंग में, और वहां पहुंचता है। लोग वहां बहुत क्यूरियस होते हैं विलेजर्स, क्योंकि उस समय इतनी ठंड में वहां पे कोई टूरिस्ट सीजन नहीं है, कोई आता जाता नहीं है, इसलिए बहुत अजीब सा था कि कोई बाहर वाला आदमी आके इस पर्टिकुलर अपीयरेंस के साथ, इतने अजीब जो दिखता है, पट्टी का मुंह बंधा हुआ है, इस तरह से आके वो पूरी सर्दियों में वहां रहने के लिए बुक करने की चेष्टा करता है। तो ये बहुत अजीब होता है अपने आप में, वहां के लोग बहुत क्यूरियस हो जाते हैं। After some time, his money exhausted and he started stealing from people. अब जो लैंडलॉर्ड होता है, उसकी जो होती है मिसेस हॉल, वो भी काफी क्यूरियस होती है, पर पैसों के लालच में वो उसको कमरा रहने को दे देती है। फिर अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती है। वो जब भी सोचती है उससे थोड़ी दोस्ती करे या उससे बात करे, लेकिन ये जो ग्रिफिन होता है वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो बहुत रूड होता है और वो मना कर देता है कि मुझे सॉलिट्यूड चाहिए, मुझे अकेला रहना है, काम चाहिए, इसलिए कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। और उसके बाद जब उसके पैसे खत्म हो जाते हैं और वो किराया मांगते हैं, तो फिर वो वापस से चोरी करता है, और इस बार वो क्लर्जी मैन के यहाँ जाता है। ही बर्गल द क्लर्जी मैन होम। वहां पे वो दबे पांव निकल जाता है रात को, सुबह सुबह भोर में उठ के, और जाता है। अब जब वो सिक्के चुरा रहा होता है, खनखनाने की आवाज से क्लर्जी मैन और उसकी वाइफ उठ जाते हैं। वो वहां पे आते भी हैं उस कमरे से जहाँ आवाज आती है, लेकिन जब वो खोलते हैं बिल्कुल तैयार हो जाते हैं वो मारने के लिए, चोर को पकड़ने के लिए, लेकिन वहां पे उनको कोई दिखता नहीं है। पर उनको किसी के स्निफ करने की, जैसे सर्दी में जैसे जुकाम हो जाता है ना, स्निफ करने की आवाज आती है नाक से, बट उनको कोई नजर नहीं आता है। और ड्रॉर वो देखते हैं कि वो खुला होता है और उसमें से पैसे सब जा चुके होते हैं, यानी चोरी तो हुई, तो उनको चोर कहीं नहीं दिखा। तो ये जो खबर है ये आग की तरह फैल जाती है। Furthermore, he hit the owner of the inn and his wife, Mr. and Mrs. Hall, with funny how when they attempt to check his room in his absence. और जब ये वहां गया होता है चोरी करने, तब जो मिस्टर और मिसेस हॉल है वो जाते हैं कमरे में चुपचाप से और देखते हैं कि वहां का जो बिस्तर है वो ठंडा ही पड़ा हुआ है, जैसे वो वहां पे था नहीं। और वहां पे थोड़ा सा साफ करते हैं, तब तक ये वहां पे पहुंच चुका होता है। और ये अब इसको गुस्सा आ जाता है ग्रिफिन को, तो वह हालांकि अदृश्य है, कपड़े निकाल कर भागा है, वो अदृश्य है, फिर भी वो उनको मारने लगता है। अजीब अजीब सी चीज धक्का देता है, हैट को उसके मुंह पे लाके मारता है, फर्नीचर उठाता है और उसके ऊपर अटैक करते हैं मिसेस हॉल के ऊपर। तो वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और उनको बहुत शक होता है, क्योंकि पहले उसके पास पैसे नहीं थे, अब पैसे भी आ गए हैं और इसी बीच में चोरी भी हो गई है। तो उनको शक होता है कि ये अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं, भूतिया तरह की चीजें हो रही हैं, इन सब के पीछे इस स्ट्रेंजर का हाथ है। As they cannot see anyone in the owners, the owners thought there were spirits in the inn and that unusual guest is responsible for it. तो उनको लगता है, उनको नजर नहीं आता, लेकिन ये सारी हरकतें हो रही होती है, तो उनको लगता है इन सब चीजों के लिए ये जो अनयूजुअल गेस्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है। At that point, the town constable, Mr. Jaffers, is requested to inquire in regard to what
his identity is and what he did to her, Mrs. Hall's furnishing. अब ये खबर जो है वो उस गांव के जो टाउन कांस्टेबल होते हैं मिस्टर जैफर, जो कि बहुत ही जाबाज पुलिस वाले होते हैं, बहुत बहादुर होते हैं, उन तक भी पहुंच जाती है और ये उनका फिर फर्ज हो जाता है कि वो इस चोरी के जो जिसने भी क्लर्जीमैन के यहाँ चोरी करी है उसको पकड़े। उसके अलावा उनको ये भी पता चलता है कि इस तरह का अजीब आदमी है, एक बहुत ही मिस्टीरियस आदमी रह रहा है और इस तरह की जो फर्नीचर का उठना घूमना, चेयर का हवा में घूमना, इस तरह का अटैक मिस हॉल पे हुआ है। तो वो इस स्ट्रेंजर से बात करने पहुंचता है, ग्रिफिन से बात करने पहुंचता है। अब जब ये लोग भाग चुके होते हैं डर के मारे, मिस्टर और मिसेस हॉल उस कमरे से बाहर भाग जाते हैं डर के मारे, दरवाजा बंद होता है तो ग्रिफिन वापस से कपड़े पहन लेता है और वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसको गुस्सा बहुत जल्दी आता होता है। अब ये जो मिस्टर जैफर्स है, जो कांस्टेबल हैं, वो उसके पास पहुंचते हैं पूछताछ करने। तो पूछताछ करने से ग्रिफिन को गुस्सा आने लगता है। दिस annoys and he decides to show his identity as a headless man. अब उसको इस चीज से बहुत इरिटेशन होती है, गुस्सा आता है और उसने डिसाइड, वो गुस्से में उनको मजा चखाने के लिए बताता है कि चलो मैं तुमको अपना आइडेंटिटी बताता हूँ, और वो अपनी पट्टियां निकालना शुरू करता है अपने सिर पे से और देखते हैं वो कि वो तो हेडलेस है, उसका तो कोई सिर ही नहीं है। फिर भी जो मिस्टर जैफर होते हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो भागते हैं। People there and the constable tried hard but could not catch hold of Grin. He takes off all his garments and becomes invisible. अब जो वो सब लोग होते हैं वहां पे, वो दौड़ता है ग्रिफिन उसके पीछे पीछे, कांस्टेबल भी उसको पकड़ने के लिए दौड़ता है। ग्रिफिन के लिए एडवांटेज होता है कि वो अपने कपड़े धीरे धीरे करके उतारता जाता है, पट्टियां खोलता जाता है और वो आराम से कांस्टेबल को मार लेता है। पर कांस्टेबल को वो नजर नहीं आता, तो आवाज जो कांस्टेबल है वो चारों तरफ हाथ पांव हिलाता है, चलाता है मारने के लिए, पकड़ने के लिए ग्रिफिन को। जो आसपास के लोग होते हैं वो भी कोशिश करते हैं, लेकिन ग्रिफिन धीरे 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 करके अदृश्य हो जाता है जैसे जैसे वो कपड़े अपने उतारता जाता है और अल्टीमेटली वो पूरी तरह से इनविजिबल हो जाता है और इनके हाथ से निकल जाता है। तो ये स्टोरी इस पर्टिकुलर लेसन की। आई होप अब आपको समझ में आ गई है और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा लेसन पढ़ के समझना। आप लेसन जरूर पढ़ें बच्चों, आप समरी पढ़ के इसको छोड़। Lesson 5, Footprints Without Feet, the chapter sketch or the outline of the story, children. This story is about a scientist who discovers how to make himself visible. As he was afraid of being discovered in London, where he had committed some crimes, he runs away to a remote village, Iping. However, he runs out of money and resorts to robbery, using his advantage of invisibility and escape. Now let's talk about the main characters, the major characters. There are three major characters. The first one is of the scientist himself, and his name in the story is Griffin. You can see Griffin's picture. He is a brilliant but eccentric scientist who makes himself invisible. He is a lawless person. He misuses his inventions for his own comfort. He does not hesitate to harm anybody in the fulfillment of what he wants. He resorts to criminal activities to remain a mystery. Now the next character is that of Mrs. Hall. You can see the picture. She is a resolute but superstitious wife of the owner of the inn at Iping where Griffin stays. She is friendly and tries to get into conversation with her visitor. She is money-minded and an opportunist, as she gives the stranger a room in her inn without showing much concern to confirm his identity. Now the third one has a very small, very short role in this particular story, but we need to write about him, know about him also, and that is Mr. Jeffers. He is a dutiful constable, a policeman at Iping who is dedicated to his profession and brave, but fails to arrest the invisible scientist. So that's all about the characters, children. Question answers, children. The first one in text. How did the invisible man first become visible? Answer.
Griffin was completely invisible until he happened to step in some mud, which caused him to leave footprints as he walked. His footprints were seen by two boys who followed him as long as their prints were visible. On getting rid of them, he went into a big London store to put on some warm clothes. After the store was shut, he got dressed by putting on shoes, an overcoat, and wide-brimmed hat. This made him visible to the people who came to work at the store the next day. Now the second question is, why was he wandering in the streets? Griffin was a lawless person. His landlord disliked him and tried to get rid of him. In revenge, he set fire to his house. He had to remove his clothes to get away without being seen. This is why he had become a homeless wanderer without clothes and money. Why does Mrs. Hall find the scientist eccentric? The arrival of a stranger at the inn in winter was in itself a strange occurrence. In addition, the stranger had an uncommon appearance. In spite of Mrs. Hall's attempts to be friendly, he would respond in a cold manner. He told her that he had no desire to talk and that all he wanted was solitude. He did not wish to be disturbed in his work. For all these reasons, she regarded him as an eccentric scientist. The next question, what curious episode occurs in the study? Answer, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study very early in the morning. Creeping downstairs, they heard the cling of money being taken from the clergyman's desk. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. The next one, what other extraordinary things happened at the inn? Answer, the landlord and his wife were surprised to see the scientist's door open. Usually it was shut and locked and he became furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. All of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her, legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. Mrs. Hall almost fell down the stairs in hysterics. She was convinced that the room was haunted by spirits and the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. Now think about it, page 31. Griffin was rather a lawless person. Comment. Answer, it is rightly said that Griffin was a lawless person. He was not a law-abiding citizen. A person who follows law and order of the country cannot think of damaging others' property. But Griffin set fire to his landlord's house and became a homeless wanderer. He also robbed the shopkeeper of all the money he could find. He stole the housekeeping money from the clergyman's desk. Griffin also attacked Mrs. Hall when she entered his room. All these activities and instances prove that he was really a lawless person. Lawless persons like Griffin don't think about the safety and well-being of others. They are only concerned about themselves. The second one, that is the last one, how would you assess Griffin as a scientist? After repeated experiments, Griffin had discovered how to make the human body transparent, that is, invisible. This was a big achievement. However, he misused his discovery for personal gains and for hurting others. He seems to enjoy the feeling of power which he gets out of his invisibility.
He started deriving sadistic pleasure. A true scientist should make discoveries and inventions for the larger benefit of society, not just for his own benefit. Thus, though he can be termed as a brilliant scientist, he was not a noble one. So that ends the chapter, children.